अच्छा, एक सवाल है। हाँ, पूछिए। क्या किसी खेल की मतलब दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक इतनी बुरी हालत में हो सकती है कि कोई कंपनी उसे अपनी बाइक तक बेचने से मना कर दे? सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, पर ऐसा सच में हुआ है। ये कहानी है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। हाँ। 2003 तक सोचिए, लगभग 100 सालों में उन्होंने सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। सिर्फ एक? और टूर de फ्रांस, जो साइकिलिंग का सबसे बड़ा इवेंट है, वो तो कभी जीता ही नहीं था। हालत इतनी खराब थी कि मैंने पढ़ा यूरोप की एक टॉप बाइक बनाने वाली कंपनी ने उन्हें बाइक देने से मना कर दिया। हाँ, बिल्कुल। उन्हें डर था कि इससे उनकी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। मतलब कोई उनसे जुड़ना नहीं चाहता था। लेकिन फिर 2003 में एक बड़ा बदलाव आया। टीम ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया और उन्होंने एक ऐसा आइडिया अपनाया जो सुनने में बहुत साधारण लगता है। उन्होंने इसे मामूली लाभ का एकत्रीकरण कहा, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। हाँ। उनका फलसफा बहुत सीधा साधा था कि साइकिलिंग से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज को खोजो और उसमें सिर्फ 1% का सुधार करो। सिर्फ 1%? हाँ, उनका मानना था कि ये सारे 1% के सुधार मिलकर एक बहुत बड़ा, मतलब एक तूफान लाएंगे। और जब हम छोटी चीजों की बात कर रहे हैं तो मतलब वाकई में बहुत छोटी। जैसे उन्होंने बाइक की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाने के लिए उसे फिर से डिजाइन करवाया। हाँ, ये तो फिर भी समझ आता है। उन्होंने बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल तक मला। अच्छा, लेकिन इसके बाद तो वो और भी आगे चले गए। उन्होंने तो हद ही कर दी। हम्म। एक सर्जन को हायर किया गया। सर्जन को? क्यों? जो राइडर्स को हाथ धोने का सबसे सही तरीका सिखाता था ताकि वो कम से कम बीमार पड़े। कमाल है। और वो तकिए और गद्दे वाली बात? हाँ, हर राइडर के लिए पर्सनली पता किया गया कि उसे सबसे अच्छी नींद किस तकिए और गद्दे पर आती है, और सफर में भी वही साथ ले जाते थे। यहाँ तक कि टीम के ट्रक के अंदर का रंग सफेद करवा दिया गया ताकि धूल का एक छोटा सा कण भी दिख जाए जो बाइक की परफॉर्मेंस को खराब कर सकता था। ये तो जुनून है। और इन छोटे छोटे लगभग पागलपन भरे सुधारों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने साइकिलिंग के 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 60%? और अगले 10 सालों में उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और 6 बार टूर डी फ्रांस अपने नाम किया। ये एक चमत्कार जैसा था। और आज हम इसी चमत्कार के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के आधार पर हम जानेंगे कि कैसे ये 1% के सुधार, ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं। हाँ, हम आदतों के मनोविज्ञान और उन्हें बनाने या तोड़ने के 4 आसान नियमों पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए इस आइडिया में और गहराई से उतरते हैं। ये जो 1% बेहतर होने का कॉन्सेप्ट है, ये सुनने में बहुत छोटा लगता है। बिल्कुल। आज 1% बेहतर हो भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, लेकिन इसका असली जादू चक्रवृद्धि में छिपा है। किताब बताती है कि अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है है ना? और ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं में काम करता है। मतलब सकारात्मक रूप से हर रोज एक नया आइडिया सीखना आपको ज्ञान के चक्रवृद्धि प्रभाव का फायदा देता है। रिश्ते बेहतर होते हैं। लेकिन यही चीज नकारात्मक आदतों पर भी लागू होती है। अच्छा, जैसे थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी नकारात्मक सोच। बिल्कुल। अगर उसे रोज दोहराया जाए तो वो भी चक्रवृद्धि होके एक बड़ी मानसिक समस्या बन सकती है। और मुझे लगता है कि यहीं पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। किताब में इसे एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, निराशा की घाटी। द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रगति एक सीधी रेखा में होगी। आज मेहनत की है तो कल नतीजा दिखना चाहिए। पर असलियत में आदतों के नतीजे दिखने में वक्त लगता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, और यही वो घाटी है जहाँ लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। इस देरी को समझने के लिए किताब में कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। हाँ, जैसे बर्फ का टुकड़ा। मान लीजिए एक कमरे का तापमान -4 डिग्री है। आप उसे बढ़ाकर -3 करते हैं, फिर -2, फिर 0। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। बर्फ ठोस की ठोस रहती है। लेकिन जैसे ही तापमान 1 डिग्री पर पहुंचता है, वो पिघलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। वो 1 डिग्री का बदलाव एक बहुत बड़े परिवर्तन की वजह बनता है। लेकिन उसकी नींव पहले के सारे डिग्री ने रखी थी। वाह! एक और उदाहरण बांस का है जो मुझे बहुत पसंद आया। कि वो 5 साल तक जमीन के नीचे ही रहता है। हाँ, पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर लगभग कुछ नहीं दिखता। वो अपनी सारी ऊर्जा जमीन के नीचे जड़ें फैलाने में लगाता है। और फिर अचानक सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर
वो 90 फीट तक ऊंचा उठ जाता है। 5 साल का काम कुछ हफ्तों में नजर आता है। और पत्थर तोड़ने वाले की कहानी भी तो यही है। हाँ, कि वो 100 बार हथौड़ा मारता है, एक खरोच तक नहीं आती, लेकिन 101वीं चोट पर चट्टान 2 हिस्सों में टूट जाती है। तो क्या वो आखिरी चोट थी जिसने चट्टान तोड़ी? नहीं, वो उससे पहले की 100 चोटों का जमा हुआ असर था। बिल्कुल। तो निचोड़ ये है कि हमें नतीजों के बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का लक्ष्य तो हमेशा से टूर डी फ्रांस जीतना था, पर वो जीते तभी जब उन्होंने रोज 1% सुधार का सिस्टम बनाया। सही बात है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो सिस्टम बनाए कैसे? और किताब इसी सवाल का जवाब देती है। ये कहती है कि कोई भी आदत 4 चरणों में बनती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, मतलब संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। और इन्हीं 4 चरणों को लेखक ने 4 आसान नियमों में बदल दिया है। हाँ, तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं, जो है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस से तय होता है। ये बात हैरान करती है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के कैफेटेरिया के अध्ययन से मिलता है। अच्छा। शोधकर्ताओं ने वहां के लोगों को पानी पीने के लिए कोई लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने बस एक छोटा सा बदलाव किया। कैश रजिस्टर के पास जो फ्रिज था, उसमें पहले सिर्फ सोडा की बोतलें होती थीं। ठीक है। उन्होंने उसी फ्रिज में सोडा के साथ साथ पानी की बोतलें भी रख दी। और नतीजा? सिर्फ इतना करने से अगले 3 महीनों में सोडा की बिक्री 11.4% घट गई और पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। ये कमाल है। मतलब बिना किसी को टोके, सिर्फ अच्छे विकल्प को सामने रखने से इतना बड़ा बदलाव आ गया। हम जो देखते हैं वही करते हैं। इसलिए अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो उसके संकेत को अपने माहौल में बिखेर देना चाहिए। जैसे अगर रोज एक सेब खाना है तो उसे फ्रिज के किसी कोने में छिपाने के बजाय किचन के काउंटर पर एक कटोरे में रखें। बिल्कुल। या अगर गिटार बजाना सीखना है तो उसे केस में बंद रखने के बजाय लिविंग रूम के बीच में एक स्टैंड पर रख दें। संकेत जितना स्पष्ट होगा, आदत शुरू करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो संकेत स्पष्ट हो गया, लेकिन सिर्फ संकेत काफी नहीं है। हमें उस काम को करने की इच्छा भी तो होनी चाहिए। सही कहा। और यहीं पर दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम उन कामों को करना पसंद करते हैं जो हमें हमारे समूह में सम्मान या प्रशंसा दिलाते हैं। इसका एक असाधारण उदाहरण पोलगर बहनों की कहानी है। उनके पिता लाज़लो पोलगर एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका मानना था कि जीनियस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को बचपन से ही शतरंज की बिसात पर जीनियस बनाने का फैसला किया, एक एक्सपेरिमेंट की तरह। और वो कामयाब भी हुए। उनकी तीनों बेटियां शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनी। सबसे छोटी जूडिथ पोलगर तो इतिहास की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बनी। उन्होंने बॉबी फिशर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका बचपन मुश्किल था, तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरा बचपन बहुत मजेदार था। मुझे शतरंज खेलना बहुत पसंद था। और वो इसलिए पसंद करती थीं क्योंकि वो एक ऐसी संस्कृति में पली बढ़ी जहां शतरंज ही सब कुछ था। बिल्कुल। उनके घर में शतरंज को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। उसी की तारीफ होती थी, उसी के लिए इनाम मिलता था। जब आपका पूरा माहौल एक ही चीज को आकर्षक बना देता है तो आप भी उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। ये बात सोलोमन एश के मशहूर सामाजिक अनुरूपता प्रयोग में भी साफ दिखती है। हाँ, जिसमें लाइनों की लंबाई का मिलान करना था। हाँ, जवाब बहुत आसान था, लेकिन जब कमरे में बैठे दूसरे लोगों, जो असल में एक्टर थे, ने जानबूझकर गलत जवाब देना शुरू किया, तो लगभग 75% असली प्रतिभागियों ने भी कम से कम एक बार भीड़ के साथ जाने के लिए गलत जवाब दे दिया। भले ही उन्हें पता था कि वो गलत हैं। ये दिखाता है कि हमारे लिए सही होने से ज्यादा जरूरी अपने समूह का हिस्सा बने रहना है। इसीलिए अगर कोई आदत अपनानी है तो ऐसे समूह से जुड़ना चाहिए जहां उस आदत को सामान्य और आकर्षक माना जाता हो। ठीक है, तो अब तक हमने 2 नियम समझे। आदत का संकेत स्पष्ट होना चाहिए और वो आकर्षक लगनी चाहिए। लेकिन अगर कोई काम बहुत मुश्किल हो तो हम उसे फिर भी टाल देंगे। और यहीं पर तीसरा नियम आता है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। हमारा दिमाग न्यूनतम प्रयास का नियम यानी लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर चलता है। हम स्वाभाविक रूप से वो रास्ता चुनते हैं जिसमें सबसे कम ऊर्जा खर्च हो। इसका एक बहुत बड़ा और दिलचस्प उदाहरण जैरेड डायमंड की किताब गन्स, जर्म्स एंड स्टील में मिलता है। हाँ, महाद्वीपों के आकार वाला। बिल्कुल। वो बताते हैं कि यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का फैलाव पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि अमेरिका और अफ्रीका का उत्तर से दक्षिण की ओर। और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा।
पूर्व पश्चिम में फैले महाद्वीपों में हजारों मील तक जलवायु लगभग एक जैसी रहती है, जिससे खेती का फैलाव 2 से 3 गुना तेजी से हुआ। वहीं उत्तर दक्षिण में फैले महाद्वीपों में हर कुछ 100 मील पर जलवायु बदल जाती है, जिससे खेती का फैलाव बहुत मुश्किल और धीमा हो गया। ये दिखाता है कि इंसान हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। तो इसका मतलब है कि हमें अच्छी आदतों के रास्ते में आने वाले घर्षण मतलब फ्रिक्शन को कम करना होगा। हाँ, जैसे अगर सुबह जिम जाना है तो रात में ही अपने कपड़े, जूते और पानी की बोतल तैयार करके रख लें। सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ेगा। आपने उस काम को करने के लिए जरूरी कदमों की संख्या कम कर दी। और बुरी आदतों के लिए इसका ठीक उल्टा करना है, घर्षण बढ़ाना है। जैसे अगर टीवी कम देखना है तो हर बार देखने के बाद टीवी का प्लग निकाल दें और रिमोट से बैटरी निकालकर किसी दराज में रख दें। बिल्कुल, अगली बार जब टीवी देखने का मन करेगा तो ये सारे काम करने का आलस आएगा और हो सकता है आप अपना इरादा बदल दें। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। तो हमने आदत को स्पष्ट बना दिया, आकर्षक बना दिया और आसान भी बना दिया। अब आता है आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। व्यवहार परिवर्तन का ये सबसे अहम नियम है। जिस व्यवहार का तुरंत इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है, जिसका तुरंत दंड मिलता है उससे बचा जाता है। और समस्या यही है, अच्छी आदतों जैसे व्यायाम या पढ़ाई का इनाम भविष्य में मिलता है, और बुरी आदतों जैसे जंक फूड या सोशल मीडिया का इनाम तुरंत मिलता है। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि के लिए बना है। इसकी एक बहुत ही असरदार कहानी पाकिस्तान के कराची की है। स्टीफन लूबी नाम के एक पब्लिक हेल्थ वर्कर वहां की बस्तियों में काम कर रहे थे, जहां बीमारियां बहुत आम थीं। हाँ, हाथ धोना एक आसान समाधान था और लोगों को पता भी था कि ये जरूरी है। फिर भी वो नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हाथ धोने में कोई तत्काल मजा या संतुष्टि नहीं थी। इसका फायदा तो बाद में मिलता है, बीमार ना पड़कर। तो लूबी की टीम ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ मिलकर एक काम किया। उन्होंने लोगों को सेफगार्ड साबुन दिया। और इस साबुन में क्या खास था? ये एक ऐसा साबुन था जिसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और जो आसानी से झाग बनाता था। बस सिर्फ इतना ही? हाँ, सिर्फ इतना ही। उन्होंने हाथ धोने के अनुभव को थोड़ा और आनंददायक बना दिया। और नतीजा ये हुआ कि लोगों में हाथ धोने की दर तेजी से बढ़ी। हाँ, बच्चों में डायरिया 52%, निमोनिया 48% तक कम हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदत को थोड़ा और संतोषजनक बना दिया गया। तो हमें अपनी अच्छी आदतों में कोई तत्काल इनाम जोड़ना होगा ताकि हमारा दिमाग उसे दोहराना चाहे। किताब में इसकी एक बहुत ही सरल तकनीक बताई गई है, हैबिट ट्रैकर। हाँ, एक युवा स्टॉक ब्रोकर ट्रेंट डार्स्मिड की कहानी है, जो हर सुबह अपनी मेज पर 2 जार रखते थे। एक में 120 पेपर क्लिप होते थे और दूसरा खाली होता था। और हर सेल्स कॉल करने के बाद वो एक पेपर क्लिप को भरे हुए जार से खाली जार में डाल देते थे। दिन के अंत तक उन 120 पेपर क्लिप्स को दूसरे जार में जाते हुए देखना एक विजुअल इनाम था, एक स्पष्ट संकेत कि मैंने आज का काम पूरा कर लिया है। ये छोटी सी क्रिया बहुत संतोषजनक थी और उनके व्यवहार को मजबूत कर रही थी। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो सफलता के लिए बड़े बड़े नाटकीय कदमों की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो उन छोटी एटॉमिक आदतों का नतीजा है जो सालों तक लगातार दोहराई जाती हैं। और उन आदतों को बनाने का फ्रेमवर्क है ये 4 नियम। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इससे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। किताब में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि हमारी आदतें हमारे जीन और प्राकृतिक क्षमताओं के साथ भी जुड़ी होनी चाहिए। हाँ, माइकल फेल्प्स और हिचाम एल गुएरोज का उदाहरण। महान तैराक माइकल फेल्प्स का शरीर तैराकी के लिए एकदम सही है, लंबा धड़, छोटे पैर। वहीं महान धावक हिचाम एल गुएरोज का शरीर दौड़ने के लिए बना है, लंबे पैर, छोटा धड़। अगर ये दोनों अपने खेल बदल लेते तो शायद वे कभी महान नहीं बन पाते। बिल्कुल। यहाँ संदेश ये नहीं है कि जीन ही सब कुछ तय करते हैं, बल्कि ये है कि ऐसा खेल चुने जहाँ परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हों। अपनी प्राकृतिक शक्तियों को पहचानें। आप किस काम में आसानी से रम जाते हैं, कौन सी चीजें दूसरों के लिए मेहनत है पर आपके लिए खेल। ऐसी आदतें और सिस्टम बनाएं जो आपकी शक्तियों के साथ काम करें, ना कि उनके खिलाफ। और जैसा कि कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स कहते हैं, जब आप बेहतर होकर नहीं जीत सकते तो आप अलग होकर जीत सकते हैं। अपने अनोखे कौशलों को मिलाकर एक नया खेल बनाएं जहां आपकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो। अपनी आदतों को अपनी पहचान के साथ जोड़ें और फिर छोटे छोटे कदम उठा के रहें। नतीजा एक दिन जरूर दिखेगा।